गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नियोटेनी टॉपिक जो है वो कंटिन्यू चल रहा था। सो फर्स्ट थिंग जो मैं बात करती हूँ, नियोटेनी के कॉजेज़ पे चल रहे थे, तो हमें कॉजेज़ का पता चल गया था कि कॉजेज़ जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली बात, जब मैंने बोला कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन का लेवल अगर कम होगा तो नियोटेनी होगी। सेकंड मैंने बोला था TSH का अगर लेवल कम होगा तो नियोटेनी होगी। थर्ड मैंने बोला था कि अगर T3 T4 की मात्रा लेवल कम होगा या फिर नहीं होगा सिक्रीशन तो नियोटेनी होगी। चौथा मैंने बोला इन टिश्यूज़ जो होते हैं हमारे सेल में, जो ऊतक होते हैं, उपस्थित होते हैं बॉडी में, ऊतकों में अगर रिसेप्टर्स की बात कर रही हूँ, ग्राही जो हैं, ग्राही अगर बेटर नहीं है, फंक्शनल नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं ले पाएंगे। सब चल रहे हैं, सब का लेवल है, लेकिन फिर भी वो रिसीव नहीं कर पाएंगे, और रिसीव नहीं करेंगे तो क्या होगा, रिसेप्टर्स ले नहीं पा रहे, इनका फंक्शन कम है ग्राही का, तो क्या होगा, नियोटेनी नहीं होगी। क्योंकि मेटामॉर्फोसिस की अगर मैं बात कर रही हूँ, सब सीधी सी बात है कि मेटामॉर्फोसिस कब हो रहा है, कायांतरण कब हो रहा है, जब ये वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। तो मेटामॉर्फोसिस उस कंडीशन में अगर नहीं होता है तो नियोटेनी होगी। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो सेम बात है, जब टिश्यूज़ रिसेप्ट ही नहीं कर पा रहे तो मेटामॉर्फोसिस करेंगे नहीं, मेटामॉर्फोसिस नहीं करेंगे तो नियोटेनी होगा यहाँ पर। तो जैसे ही रिसेप्टर्स का फंक्शन कम हुआ नियोटेनी देखने को मिलेगी। वैसे ही क्योंकि रिसेप्टर्स फंक्शन कम कर रहे हैं, फंक्शन कम कर रहे तो लेंगे ही नहीं T3 T4 को, मेटामॉर्फोसिस करने ही नहीं देंगे तो नियोटेनी करवाएंगे, नियोटेनी करवाएंगे तो नियोटेनी होगी, मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। और लास्टली हमने बोला था प्रोलैक्टिन भी जो होता है वो डिले करता है, मेटामॉर्फोसिस को लेट करवाता है। मेटामॉर्फोसिस लेट होगा तो नियोटेनी ऑब्वियस सी बात है होगा। अब ये तो कुछ कॉजेज़ थे जिनकी वजह से नियोटेनी होती है, बट कुछ फैक्टर्स भी हैं जो नियोटेनी को इन्फ्लुएंस करते हैं, कुछ ऐसे कारक जो नियोटेनी को, चीर भ्रूणता को प्रभावित करते हैं। ये फैक्टर्स दो प्रकार के हो सकते हैं, एक हुए एक्सटर्नल फैक्टर्स, बाह्य कारक, एक हुए आंतरिक कारक, इंटरनल फैक्टर्स। बात कर रहे हैं सबसे पहले एक्सटर्नल फैक्टर्स की। एक्सटर्नल फैक्टर्स में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है फूड की अवेलेबिलिटी, फूड अवेलेबल है या नहीं है, इस बारे में बात करते हैं। तो फूड की अवेलेबिलिटी की बात हो रही है तो सीधी सी बात है, फर्स्ट थिंग जो हमारे माइंड में आती है कि फूड जितना कम अवेलेबल होगा, रिसोर्सेज जितने कम अवेलेबल है, कंडीशंस जितनी अनफेवरेबल है, जो सही नहीं है डेवलपमेंट के लिए, वहाँ पर उन कंडीशंस में क्या होगा, उन कंडीशंस में क्या देखने को मिलेगा हमें, उन कंडीशंस में हमें नियोटेनी देखने को मिलेगी। यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड कब चाहिए, जब मेटामॉर्फोसिस हो सकता है। लेकिन जब मेटामॉर्फोसिस नहीं करवा रहे, हम रिसोर्सेज को बचा के रख रहे क्योंकि फूड नहीं है अवेलेबल, तो क्या होगा, नियोटेनी होगी। नियोटेनी को फेवर करता है। जितना लो टेम्परेचर, जितना कम टेम्परेचर, उतना ही हम देखते हैं कि नियोटेनी देखने को मिलेगी। अगर टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है तो लो टेम्परेचर की कैटेगरी में आएगा। ये चीर भ्रूणता को करेगा फेवर। जब चीर भ्रूणता फेवर होगी, नियोटेनी फेवर होगी, तो एक और चीज़ माइंड में आती है कि नियोटेनी फेवर होने पर, चीर भ्रूणता फेवर होने पर क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। यानी कि अब हम उसे वापस से उस ऑर्गेनिज्म को नॉर्मल टेम्परेचर पर भी ले जाते हैं तो उनके अंदर मेटामॉर्फोसिस नहीं देखने को मिलेगा, कंप्लीटली नियोटेनी के अंदर चले जाएंगे ये ऑर्गेनिजम्स। तो कंप्लीट या ऑब्लिगेटरी जिसे आप बोलते हो वो वाली नियोटेनी। अब बात करते हैं सॉल्ट कंसंट्रेशन की। सॉल्ट कंसंट्रेशन की बात कर रही हूँ मैं। जब सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन में हम क्या देखते हैं, मेटामॉर्फोसिस डिले हो जाता है। यानी कि ये एक्सोलॉटल लार्वा, ये एम्बाइस्टोमा टिग्रीना, ये जो हम देख रहे हैं, इनके अंदर प्रोटियस, सीरेन, इनके अंदर हम देखते हैं
कि जब ये सॉल्ट कंसंट्रेशन में रहते हैं, सॉल्टी वाटर में रहते हैं, तो नियोटेनी को प्रमोट करते हैं। नियोटेनी ज़्यादा होती है खाड़ियों क्षेत्रों में, वैली वाले एरियाज़ में नियोटेनी ज़्यादा देखने को मिलती है जब सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो 3 एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, सॉल्ट, टेम्परेचर एंड फूड या रिसोर्सेज कंडीशन हो गई। नेक्स्ट बात करूंगी मैं इंटरनल फैक्टर्स की, आंतरिक कारक बॉडी के जो नियोटेनी को प्रमोट कर सकते हैं। एक है कैल्शियम, कैल्शियम की वजह से नियोटेनी फेवर हो सकती है, नियोटेनी हो सकती है। इंसुलिन की वजह से नियोटेनी हो सकती है। थायरोक्सिन का लेवल अगर कम होगा तो उसकी वजह से भी नियोटेनी हो सकती है, बिकॉज ये क्या करवाते हैं, मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण। और अगर इनका लेवल ही कम है तो क्या करवाएंगे, नियोटेनी करवाएंगे। प्रोलैक्टिन भी क्या करता है, मेटामॉर्फोसिस को डिले करता है, लेट करता है और नियोटेनी को करवाता है। तो ये कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स मिलकर नियोटेनी करवाएंगे, चीरभ्रूणता करवाएंगे। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये इंटरनल फैक्टर्स हैं। अब बात करते हैं हम नियोटेनी के बाद एक प्रोसेस आता है हमारा पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस को पादप जनन भी कहा जाता है। सबसे पहले पीडोजेनेसिस को वॉल्टर गार्स्टेंग ने इंट्रोड्यूस किया था और 1992 में इंट्रोड्यूस किया था। जब पीडोजेनेसिस की मैं बात कर रही हूँ, 1992 में इंट्रोडक्शन हुआ, तो सीधी सी बात है, पीडोजेनेसिस का मतलब होता है लार्वा से लार्वा का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जब मैं बात कर रही हूँ लार्वल कैरेक्टर्स की, तो लार्वल कैरेक्टर्स का मतलब क्या हुआ, सीधा सा कि लार्वल कैरेक्टर्स जो है वो एक्सटेंड हो जाएंगे, लार्वा की लाइफ एक्सटेंड हो जाएगी। गोनाड्स अपने नॉर्मल टाइम पर मैच्योर होंगे। वहाँ हम क्या देख रहे थे, गोनाड्स जल्दी मैच्योर हो रहे थे। लार्वल कैरेक्टर्स बाद में मेटामॉर्फोसिस करेंगे, बाद में एडल्ट में चेंज होंगे। यहाँ पे नॉर्मल रेट रहती है गोनाड्स की परिपक्वन की, मैच्योरेशन की। गोनाड्स अपने टाइम पे ही मैच्योर होते हैं। लार्वल स्टेज एक्सटेंड हो सकती है, यानी कि लार्वा से लार्वा का फॉर्मेशन पीडोजेनेसिस कहलाएगा। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है नियोटेनी एंड पीडोजेनेसिस में। नाउ एग्जाम्पल्स देखेंगे पीडोजेनेसिस के, तो एग्जाम्पल्स में आता है लार्वा ऑफ फेसियोला हेपेटिका, बेस्ट एग्जाम्पल देखने को मिलेगा यहाँ पर हमें फेसियोला हेपेटिका के लार्वाज में मिरासीडियम लार्वा आता है, स्पोरोसिस्ट आता है, रीडिया आता है, सर्केरिया आता है, मेटासर्केरिया आता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक लार्वा से दूसरा लार्वा, जब हम लाइफ साइकिल ऑब्जर्व करेंगे लिवर फ्लूक की, फेसियोला हेपेटिका की, तो उसमें हम देखेंगे एक के बाद एक लार्वल स्टेजेस देखने को मिलेंगी। तो एक लार्वा से दूसरा लार्वा का फॉर्मेशन हो रहा है, बिकॉज वो मैच्योर हो रहा है और मैच्योर होकर दूसरे लार्वा को फॉर्म कर रहा है। सो एज अ रिजल्ट हम ये भी देखते हैं रीडिया में भी प्राइमरी रीडिया, सेकेंडरी रीडिया फॉर्म होते हैं। सो ये है एक एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल इंसेक्ट्स में भी देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स में हमें ये प्रोसेस देखने को मिल सकता है। सो नियोटेनी एंड पीडोजेनेसिस प्रोसेसेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सेकेंडली इनके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, इनके महत्व की बात करते हैं। इनका क्या सिग्निफिकेंस रहता है, तो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा ये प्रोसेस, प्लस एनर्जी को बचा के रखने में हेल्प करेगा। एनर्जी को जितना ज़्यादा सेव कर सकता है वो करेगा। जब नॉर्मल कंडीशंस आएंगी, तो नॉर्मल कंडीशंस में सीधी सी बात है, नॉर्मल कंडीशंस के टाइम पे क्या होगा, इनमें डेवलपमेंट होगा, एडल्ट में ये चेंज हो जाएंगे। इनके जो कैरेक्टर्स, लार्वल कैरेक्टर्स हैं, वो एडल्ट में चेंज हो जाएंगे। जैसा एक एग्जांपल में हम देखते हैं एक्सोलॉटल लार्वा एंड एम्बायोस्टोमा। एक्सोलॉटल लार्वा में 3 पेयर्स ऑफ एक्सटर्नल गिल्स देखने को मिलते हैं, बट जैसे जैसे एडल्ट में कन्वर्ट होंगे उनमें लंग्स का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड वो पेयर ऑफ गिल्स रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेंगे एंड फेवरेबल कंडीशंस जैसे ही आएंगी, फेवरेबल कंडीशंस में चेंजेस ऑब्जर्व होंगे, चेंजेस कर लेंगे, मेटामॉर्फोसिस कर लेंगे। सो ऑल्टरनेटिवली दोनों अपोजिट प्रोसेसेस रहेंगे। ऑल राइट, थैंक यू।